नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम जिसकी आजकल चर्चा पूरे हरियाणा में हो रही है। कई सारे विवाद भी हो रहे हैं। अब मेरी मंशा तो नहीं रहती है कि विवाद हो, लेकिन साउथ हरियाणा से लेकर जीटी रोड पर इस कार्यक्रम के बाद कई विवाद भी हुए। बहरहाल हमारा काम सवाल करना है। आज हम फतेहाबाद में हैं और यहाँ से कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आए हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया जी। उनको अपनी चौपाल में आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आज मारी चौपाल में आ रहे हैं फतेहाबाद हलके से मारा विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया। 2024 विधानसभा चुनाव में बलवान सिंह दौलतपुरिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2252 वोटों से हराया था। बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस से पहले आईएनएलडी और बीजेपी में भी रह चुके हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया 2024 में फतेहाबाद से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले उन्होंने 2014 में आईएनएलडी के टिकट पर चुनाव जीता था। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आईएनएलडी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन बलवान सिंह की पारी बीजेपी में भी ज्यादा लंबी नहीं चली। इसके बाद साल 2021 में बलवान सिंह ने कांग्रेस का पंजा थामा और कांग्रेस ने टिकट देकर 2024 विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद से बलवान सिंह को चुनावी रण में उतारा। पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बलवान सिंह दौलतपुरिया ने जीत हासिल की और फतेहाबाद से दूसरी बार विधायक बने। आज मारा विधायक मारी चौपाल में फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया का। तो दौलतपुरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं ये देख रहा था, आपका भी फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सम्मुख रखने के लिए अपना कीमती समय निकाल के फतेहाबाद की आवाम की दुख तकलीफ सुनने के लिए और हमारे साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आपने समय निकाला। और फतेहाबाद विधानसभा की तरफ से मैं मेरी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये देख रहा था, पहले कांग्रेस, फिर दूसरी पार्टी, फिर आईएनएलडी से आप विधायक हो गए। फिर आपको लगा कि अब आईएनएलडी का तो बेड़ा गर्क हो गया, तो दौड़ करके थाम लिया बीजेपी में दाल गली नहीं, तो चुनाव के पहले सेटिंग की, आ गए कांग्रेस। किस्मत ने साथ दिया और फतेहाबाद में तो कांग्रेस का जलवा रहा, तो हो गए विधायक। तो मतलब अगली बार जेजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। देखिए, वही एक आध दो तीन पार्टियां रह गई हैं। आईएनएलडी छोड़ने का पूरे हरियाणा की जनता जनार्दन को पता है कि आईएनएलडी दो फाड़ हो चुकी थी और जो व्यक्ति चुनावी राजनीति करना चाहता है उसको अपना भविष्य वहाँ पे ठीक नहीं दिख रहा था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक दल में कोई ना कोई राजनीति करने के लिए प्लेटफार्म चाहिए। तो राजनीतिक व्यक्ति समय समय पे जो प्लेटफार्म उसको अनुकूल लगे तो वहाँ पे जाने का काम करता है। और राजनीति संभावनाओं से भरा हुआ खेल है। यहाँ ना कोई पक्का दोस्त है, ना कोई पक्का दुश्मन है। परिस्थितियों के अनुसार ही यहाँ पे फैसले किए जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको हल्के अंदाज में कहूँ तो रंग बदलने वाला ये तो सिस्टम है सर। आपने भी बचपन में पढ़ा होगा, एक पशु है जो रंग बदलता है। इसलिए
10 साल में राजनीति की परिभाषा, गिरगिट कहते हैं उसको। राजनीति का चरित्र बदल रहा है। और मुझ जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के लिए नेशनल पार्टी की टिकट लाना, रीजनल पार्टी की टिकट लेना बड़ा मुश्किल है। हमारी बागड़ी भाषा में हम कहते हैं कि फोरा सोरी ना करा तो ताबा आवे को नहीं। फोरा सोरी परिस्थितियों के अनुसार करनी पड़ती है। तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब यहीं रहेंगे ना कि अगली बार किसी दूसरी गाड़ी में चढ़ जाएंगे? बिल्कुल यहीं क्योंकि रहेंगे। अपॉर्चुनिटी है, यहाँ क्योंकि- अपॉर्चुनिटी मिल गई, वहाँ मिल गई। बिल्कुल यहीं रहेंगे, क्योंकि अब पूरे राष्ट्र स्तर पे 2 ही पार्टियां हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी से हमारा डीएनए मिलता नहीं, और सांप्रदायिक लोगों को सर कुचलने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को तो मजबूर ये आपको करेंगे। कब पता चला कि आपका उससे मेल नहीं खाता है? मैं तो, आपको पता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो पढ़ाई लिखाई करके जाता हूँ। मैं आपका पुराना फुटेज सब देख रहा था। आईएनएलडी में इतना जोर शोर से बोलते थे कि हो सकता है आईएनएलडी में अभय और अजय ना रहें, लेकिन दौलतपुरिया जी आईएनएलडी में रहेंगे। उसके बाद फिर मैंने देखा बीजेपी में वो हुंकार आप मंच से किया करते थे। उसके बाद कांग्रेस, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी से मेल ही नहीं खाता था। तो वो वाला भाषण क्या था आपका? मैं जब बीजेपी में गया शशि जी, तो उसके बाद में मैंने जब देखा कि बीजेपी की डिक्शनरी में ना मजदूर है, ना किसान है, ना कर्मचारी है, ना व्यापारी है, इनके सिर्फ डिक्शनरी में कारपोरेट घराने हैं, अडानी और अंबानी के हितों की ये रक्षा करते हैं। आम जनमानस को ये अनपढ़ रख के, गरीब रख के सोचते कि हमारा वोट बैंक है, और ये इनके इन प्रकरण हम किसी तरह इनकी आंखों में धूल झोंक के सत्ता में बने रहें। जब ये मैंने देखा तो मुझ जैसे किसान के बेटे के लिए ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं था। और जब किसान आंदोलन में इन्होंने जो किसानों के साथ ज्यादती की, जो 7 से किसानों का जो इन्होंने शहादत दी, तो उन किसानों के शहादत पे फूल चढ़ाने के लिए हमारे जैसे सभी नौजवानों का ऐसा धर्म बनता था, ये कर्म बनता था कि आज हम किसान मजदूर का साथ दें। और उस समय हमने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि देके किसानों के समर्थन में आने का काम किया था। अच्छा, मेरे वाले कार्यक्रम में क्या है दौलतपुरिया जी कि दिल से बात करते हैं, कुछ देर के लिए दिमाग को साइड में रख देते हैं। आपको ये नहीं लगा कि बीजेपी में दाल गलेगी नहीं, है ना? यहाँ दूडाराम जी, फलाना जी, ढिमकाना जी हैं, यहाँ टिकट मिलने की संभावना कम है, तो मौका लगते कांग्रेस की तरफ हो लो। क्या ये सही नहीं है? आपको आईएनएलडी में लगा कि अब भविष्य नहीं है तो आप बीजेपी में आ गए, बीजेपी में लगा कि टिकट की संभावना थोड़ी मुश्किल है तो कांग्रेस में आ गए। जिस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि दी तो मेरे हिसाब से विधानसभा चुनाव में 4 साल का समय था। उस समय कोई भी व्यक्ति टिकट के बारे में सोच नहीं सकता 4 साल के बाद में क्या परिस्थितियां होंगी। लेकिन जब इन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को मारने का काम किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम किया, तो ये मेरा धर्म बनता था कि सबसे पहले मैं किसान बेटा होने के नाते किसानों का साथ दूं। मैंने अपना धर्म निभाते हुए इन सांप्रदायिक ताकतों को लात मारते हुए मैं किसानों के साथ आया। चलिए, मेरा तो काम है सवाल करना। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो तय करती है। आप जिस पार्टी में हैं वहाँ भी कई सारी मुश्किलें हैं, गुटबाजी है। आप हम लोग जहाँ बैठे हैं बगल में रतिया है। आप लोगों की भाषा में वहाँ एक गद्दार हैं, विजेंद्र सिंह यात्रा निकालते हैं, पता नहीं उसमें आप गए कि नहीं गए। यहीं से शुरू कर लेते हैं। विजेंद्र सिंह की यात्रा में गए थे आप? विजेंद्र सिंह की यात्रा का मुझे कोई निमंत्रण नहीं आया था, और हमारे कहावत है कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। जब निमंत्रण ही नहीं आया था तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था। तो विजेंद्र सिंह आए थे आपके इलाके में? विजेंद्र सिंह जी आए थे इलाके में, लेकिन मेरे को कोई निमंत्रण नहीं था उस यात्रा का। क्यों? मतलब पता किया आपने कि क्यों निमंत्रण नहीं था? वो तो सद्भाव यात्रा पे थे। उसका जवाब तो आपको विजेंद्र जी बेहतर दे सकते हैं,
कि उन्होंने मुझे निमंत्रण देने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो आप मतलब विजेंद्र सिंह यहाँ आए और फतेहाबाद के लोकल एमएलए को निमंत्रण नहीं था कि हम यहाँ आ रहे हैं, हमारे साथ आप आइए, आप भी कांग्रेस का झंडा उठाइए। ये कोई बिल्कुल नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं था, कोई मैसेज नहीं था। और मुझे नहीं, फतेहाबाद के हमारे जिला के अध्यक्ष को भी निमंत्रण नहीं था, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं था। जब संगठन को निमंत्रण ना हो और विधायक को निमंत्रण ना हो तो जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, आपके बगल में रतिया है, आपकी पार्टी कहती है वो गद्दार है, तो आपको इस बात का इल्म था? आपके तो पड़ोसी हैं, क्या आपके पड़ोस में कोई गद्दार बस रहा है? मुझे तो ये लेस मात्र भी इल्म नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। हम सभी साथी एक हफ्ते के लिए हिमाचल प्रदेश में रहे थे, सभी इकट्ठे रहे थे, लेकिन कभी भी हमने इस दृष्टि से उनको नहीं देखा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं। अगर इनको जाना ही था तो कम से कम इनको हमारे साथ हिमाचल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं थी तो ये पहले ही मना कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जाके जो पार्टी के साथ जो गद्दारी करने का काम किया, ये अच्छा नहीं किया। कितना इम्पैक्ट है इसका? जनरल सिंह तो कहते हैं कि हमने हुड्डा जी के लिए इतनी आवाज़ उठाई, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, और फिर ये गद्दारी भी, जो आप लोग कहते हैं गद्दार गद्दार। हुड्डा साहब प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान देते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, और उतना ही मान सम्मान जरनैल जी को भी उन्होंने दिया था। लेकिन जरनैल जी का धर्म बनता था कि वो भी हुड्डा साहब का साथ देते। ठीक है, अभी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात आ रही है तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, और मुझे लगा कि कुछ इलाकों में कुछ विधायक या नेता जो है होली, दशहरा, दिवाली में डबल खर्च सुना है कि हो जाता है। उस लिस्ट में एक आपका भी नाम है। पहले सुना कि 1 किलो मिठाई से ही काम चल जाता था, अब आप लोगों को सुना 1-1 केजी का 2-3 जगह पैक करवाना पड़ता है, एक आध रोहतक पहुंचाना पड़ता है, एक आध सिरसा पहुंचाना पड़ता है। तो खर्च डबल हो गया अब आप लोगों का। इधर वाले को भी बैलेंस करो, उधर वाले को भी बैलेंस करो। जब कोई खुशी की बात होती है तो मिठाई बंटती है, तो सबको मिठाई बंटती है, इंक्लूड मेरे फतेहाबाद विधानसभा के क्षेत्र के बच्चे बच्चे को भी मिठाई बंटती है। और जहाँ तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी की बात है, तो मेरे चुनाव में दोनों ही नेता आए थे, दोनों ने ही जनसभा करके गए थे। मुझे दोनों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद था, और मेरे जनता जनार्दन ने उनकी तरफ देखते हुए मुझे भारी बहुमत से जिता के दूसरी बार हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से मेरे फतेहाबाद जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। ज़्यादा प्रभावशाली नेता कौन है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा, बहन शैलजा? भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऐसे दोनों, जैसे हमारे कार्यक्रम में एक वो भी होता है कि जिसका आप जवाब ना देना चाहें तो कह सकते हैं पास। कौन बनेगा करोड़पति में देखते हैं ना कि पास। तो ये कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा? मिठाई तो आप 1-1 किलो दोनों के यहाँ पहुँचा ही देते हैं, लेकिन किसके यहाँ 1.25 किलो पहुँचाते हैं, ये बता दीजिए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, और जिसको भी जिस क्षेत्र में कोई दायित्व मिलता है वो अपनी भूमिका को बखूबी निभाने का काम करता है, और दोनों का ही एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। वो तो हमने देखा विधानसभा चुनाव में, सबने देखा कि किसकी कितनी भूमिका थी, कौन कितना घूम रहा था, नहीं घूम रहा था। अब मैं वैसा वाला तो हूँ नहीं कि आप कुछ भी कहते रहें और मैं सर झुका कर करके हाँ हाँ करता रहूँ। मतलब 1.25 किलो लड्डू किसके यहाँ पहुँचाते हैं, शैलजा जी के यहाँ या हुड्डा साहब के यहाँ रोहतक? मुस्कुराइए नहीं, सही सही बता दीजिए। आज मिठाई तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जब मिठाई बढ़ती है तो सबको मिठाई मिलती है। हम उसके अंदर कोई नाप नहीं रखते भी किसको कितनी देनी है। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती है, तो हम तो सभी फतेहाबाद वासी दोनों लोगों को खुश करके रखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के प्राणी है सभी फतेहाबाद तो दोनों को खुश करके सकारात्मक सोच रखते हैं। तो खुशियाँ, जब खुशियाँ आती है तो उसको सभी साथी आपस में मिल बांटते हैं।
मतलब दोनों को खुश रखते, मतलब टफ हो जाता होगा ना कई बार, है ना, मतलब कि कैसे बैलेंस करें। ये शीशपाल कैरवाला जी से भी पूछ रहा था कि बड़ा टफ हो जाता होगा आप लोगों के लिए कि उधर तुरंत उधर भी, तुरंत उधर भी। ये सिर्फ गोदी मीडिया और विरोधी पक्ष के लोगों की भ्रम और भ्रांति है कि इनके आपस में ऐसे इनका टफ हो जाता होगा, लेकिन कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को ये कभी भी महसूस नहीं हुआ कि उनके लिए किसी स्टेज पे कोई टफ काम हुआ हो। अच्छा, मतलब आप ये बताएंगे और मैं सुन करके हाँ हाँ कर दूंगा। आपके ही विधानसभा से कई फुटेज आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। अब क्या पुराना चलाना है। अभय सिंह जी से मुलाकात होती है? एक ज़माने में तो एकदम साथ साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। आजकल होती है मुलाकात? जब किसी ब्याह शादी में या किसी फंक्शन में सामाजिक में मिलते हैं तो अच्छी दुआ सलाम होती है। ऐसे तो कभी राजनीतिक तौर पे मिलना नहीं हुआ, लेकिन शादी वगैरह में फंक्शन में मुलाकात हो जाती है। तो चश्मा अभी भी दिल में है, घंटी बजती है कि मतलब कांग्रेस वाला छाप अब पड़ गया है? चश्मा को इस परिवार ने ही कमज़ोर कर दिया और यही लोग हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के गुनाहगार हैं। अगर ये चश्मा को कमज़ोर ना करते, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है हरियाणा में, तो सिर्फ इन लोगों की वजह से है। 2014 में इन्होंने गलती करी, 2019 में इनेलो और बसपा का बहुत अच्छा गठबंधन था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के पार्टी को दो फाड़ किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ ग्राउंड इन्होंने मुहैया कराया। आईएनएलडी के लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस की वजह से है। आईएनएलडी तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन आईएनएलडी का जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, उनका एक ही मुद्दा होता है कि हुड्डा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ निकाली जाए। कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली की आलोचना करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। उनका तो सिर्फ एक ही मकसद है। और भारतीय जनता पार्टी 2019 में दोबारा सत्ता में किन ताकतों की वजह से आई, इस बात को आप भली भांति जानते हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। और जब जब कोई राज्यसभा या राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इन लोगों की क्या भूमिका होती है, उसको भी हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन अच्छी तरह से जानती है। चलिए, मैं तो देख रहा था, सिर्फ थर्मामीटर लगा रहा था कि चश्मा अब भी आपके अंदर कितना है। एक आपका ही सुनाता हूँ मैं, मंच का भाषण है, जरा सुनिए, एक बार सुनाइए जरा। आपके भाई आपके बेटे के लिए चश्मे के निशान के सामने का बटन दबाने का निवेदन करने के लिए हम सभी साथी आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से आपके सामने का बटन दबा के भारी बहुमत से जिता के अपने भाई अपने बेटे को हरियाणा विधान। तो कुछ याद आया आपको? चुनाव आपका, पार्टी कांग्रेस, मंच आपका, और आईएनएलडी छोड़े हुए ज़माना हो गया, फिर भी कैंडिडेट कांग्रेस का खड़ा है, नाम दौलतपुरिया जी, इलाका फतेहाबाद, और कह रहे हैं कि चश्मे को जिता दो। ये तो कहते हैं ना, पुरानी मोहब्बत और पहली मोहब्बत मरती नहीं है जल्दी। मानव का स्वभाव है, आपकी भी जुबान फिसल सकती है, मेरी भी फिसल सकती है, किसी की भी फिसल सकती है। जब आप किसी स्टेज पे परफॉर्मेंस करेंगे तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाएं। वैसी ही गलती एक मुझसे हुई थी। ये परफॉर्मेंस की गलती थी, टंग ऑफ स्लिप था, मतलब स्लिप ऑफ टंग था, या दिल वाली बात सामने आ रही? टंग ऑफ स्लिप था। अच्छा, मतलब दिल वाली बात तो दिल वाली नहीं थी। चलिए, अच्छा, ये विपक्ष में जो लोग रहते हैं, तो क्या उनका ये दायित्व है कि, या उनको है कि जो भी प्रधानमंत्री बोलें उनके खिलाफ ही कुछ करना है? एक बार आप अमेरिका गए, फेसबुक पे खूब आपने अपना फ़ोटो वोटो लगाया एयरपोर्ट का कि कब गए थे, फलाना तारीख से,
15 मई 2026 से 28 मई 2026 को आप अमेरिका चल गए। पूरे देश में ये चल रहा था कि भाई अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, विरोध करो, थोड़ा बायकॉट करो। उसी बीच आप उधर जा रहे थे और जा ही नहीं रहे थे, डंके की चोट पे कह रहे थे कि देखो मैं चला और बाकी हल्के को मेरे वाले ऑफिस वाले लोग संभाल लेंगे। ये लगता नहीं है कि नेशनल स्पिरिट से थोड़ा अलग हट करके चले जाते हैं? नहीं, ये मेरा कार्यक्रम 2 महीने पहले बना हुआ था। किसी दोस्त के कोई घरेलू फंक्शन था 17 मई का, इसलिए 2 महीने पहले मेरा प्रोग्राम था। और प्रधानमंत्री ने जब अपील करी थी तो मैंने भी बाइट के माध्यम से वीडियो बना के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप हमेशा देश पे संकट पीछे भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता उस संकट में हमेशा साथ देती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ जनता का सहयोग मांगा था। उसी दिन अगर वो कहते कि मैं मेरे पीएम ऑफिस के खर्चे घटाऊंगा, मेरे केंद्रीय मंत्रियों के खर्चे घटाऊंगा, राज्यपाल महोदय महामहिम उनके खर्चे घटाएंगे, सभी चीफ मिनिस्टर अपने अपने खर्चे घटाएंगे, सभी मंत्री अपने अपने खर्चे घटाएंगे, और उसके बाद में एसपी और डीसी का भी खर्चा घटाएंगे, और उसके बाद अगर जनता से वो अपील करते तो ज़्यादा बढ़िया तरीका रहता। और जनता जनार्दन ने तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पे एक दिन का खाना भी बंद कर दिया था। और जनता जनार्दन तो हमेशा से ही, चाहे 1971 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे कोरोना काल हो, जनता ने हमेशा देश को बचाने के लिए फ्रंट लाइन में रह के अपनी भूमिका निभाने का काम किया था। और सिर्फ आप यह बात मुझे ही कह रहे कि आप विदेश क्यों गए, ये बात आपको प्रधानमंत्री जी से भी पूछनी चाहिए। वो भी सेम डेट को विदेशों में गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री का पद इतनी बड़ी गरिमामय पद होता है, उनका धर्म नहीं बनता था। एक तरफ वो अपील करते हैं लोगों से सोना मत खरीदो, खर्चे घटाओ, कुकिंग ऑयल खाने का तेल कम करो, और दूसरी तरफ अपने सैकड़ों रुपए का जहाज लेके तेल फूंकने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। और विदेशों में आप भली भांति जानते हैं, पिछले 12 साल में मैं देख रहा था कि 100 यात्रा इन्होंने कर ली है। आज हमारी विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में विदेश नीति तार तार होती हुई दिखाई दी थी। कोई भी पड़ोसी देश उस समय हमारे साथ नहीं आया था। ले दे के तालिबान ने हमारे पक्ष में एक छोटी सी अपील की थी, जिसका हम हमेशा विरोध करते हैं। हमारा सबसे पुराना मित्र रूस था, उससे इन्होंने संबंध ठीक नहीं रखे, ये अमेरिका के पाले में चले गए। और अमेरिकन लोग हमेशा दोगली नीति पे चलते हैं, और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। इसलिए इनको जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो हमारी विदेश नीति थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन, उस गुट निरपेक्ष नीति भी चलना चाहिए। हम किसी भी गुट में ना रहें, हमारा एक स्वतंत्र गुट हो, सभी हमें सम्मान की दृष्टि से देखें। लेकिन आज वो सम्मान हमारे पास रहा नहीं। प्रधानमंत्री जी इजराइल में जाके फादरलैंड और मदरलैंड की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान की आवाम के लिए अशुभ संकेत नहीं है। तो मतलब आप अमेरिका गए थे वो चाकू खंजर निकालने जो हमारे पीठ पे अमेरिका जब न तब भोंक देता है, तो आपने कहा कि चलता हूँ, वो वहाँ से चाकू ही निकाल के लाता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चाहे कोई विरोधी पक्ष का देश हो, चाहे कोई अपने पक्ष का देश हो, जाना सभी जगह चाहिए। अगर आप जाओगे तभी उनकी नीतियों का, उनकी चालों का, उनका आचार व्यवहार का पता लगेगा। लेकिन मैं जब यूएस से गया तो ये तो मैंने एक बात पाई थी कि ये लोग हमारे हमदर्द कभी नहीं हो सकते। ये बड़े सेल्फिश लोग हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी देश की कितनी भी बड़ी बलि ले सकते हैं। चलिए, इतना तो ठीक रहा। अमेरिका जाके ये बात तो आपको समझ में आ गई, तो फतेहाबाद में भी इसका प्रचार कर रहे होंगे। अब हम अमेरिका से ज़रा फतेहाबाद पे आ जाते हैं। ये कार्यक्रम है महारा विधायक मारी चौपाल। एक चिल्ली झील है, ऐतिहासिक झील भी है और उसकी अपनी मान्यता भी है, या कई मामलों में, कई मसलों में वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेरी जानकारी है, जो हमने इकट्ठा किया, कि 16 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, है ना, कुछ इस योजना में, कुछ उस योजना में। लेकिन आज तक चिल्ली जो है
चिल्ली झील वो अपने अस्तित्व को वापस ले नहीं पाया। मैंने ये भी देखा कि सीएम तक ने ये कह दिया कि इसमें भ्रष्टाचार है और इसमें जांच के आदेश दिए। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, ये कह रहे थे कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों को इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए वैसा हुआ नहीं। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। चिल्ली झील हमारे फतेहाबाद शहर का हरट है और सबसे पहले चिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए जब मैं 2014 से 19 तक मेरा टेन्योर था, विधायक था, सबसे पहले मैंने विधानसभा के पटल पे चिल्ली झील की आवाज़ उठाने का काम किया था और मैंने मांग की थी कि उस चिल्ली झील को आप चंडीगढ़ की सुखना लेक के बराबर विकसित करें। और मेरे प्रयासों से उस टाइम हरियाणा सरकार ने इसको विकसित करने के लिए 13 करोड़ रुपए नगर परिषद के खाते में डिपॉजिट कराए थे और उनमें से 8 करोड़ रुपए नगर परिषद ने और 1.5 करोड़ रुपए पब्लिक हेल्थ ने खर्च कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है शशि जी कि आज भी चिल्ली झील के पानी की निकासी का रास्ता हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद मैंने चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो की बात हो, चाहे सीएम साहब से मिलके उनको बताने की बात हो, हर पटल के ऊपर मैंने चिल्ली झील को सौंदर्यीकरण के लिए, सुखना लेक के बराबर इसको विकसित करने के लिए आवाज़ उठाने का काम किया था। और उसी का नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी फतेहाबाद आके ये कहना पड़ा कि चिल्ली झील के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी रिपोर्ट दो मुझे। लेकिन आज तक वही डाक के 3 पात। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अफसरशाही हावी है। अगर सरकार होती तो चिल्ली झील के अंदर जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया था, मुख्यमंत्री के फतेहाबाद से चंडीगढ़ पहुंचने से पहले उन लोगों की लिस्ट वहां पे पहुंच जानी चाहिए थी और वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए थे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी बात वहीं की वहीं है। तो इसके लिए आपने क्या किया? आप विधायक हैं, लोगों ने आपको चुना है, वोट देकर के चुना, आपको अपना नुमाइंदा बनाया है, तो आप कमज़ोर हैं या आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं है कि ये मसला पूरी तरीके से सामने आए? ना मैं कमज़ोर हूँ और मेरा इंटरेस्ट जितना इस चिल्ली झील में है शायद मेरे से पहले जनप्रतिनिधियों कभी रहा ही नहीं। क्योंकि जब ये मैंने आवाज़ हर एक सत्र पे उठा के इसको उजागर करने का काम किया और उसके बाद में विधानसभा की एक कमेटी है, सब्जेक्ट कमेटी, जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इरिगेशन ये आते हैं, मैं उस कमेटी को लेके फतेहाबाद के अंदर हमारी कमेटी आई थी। उस कमेटी ने भी चिल्ली झील का निरीक्षण किया था। उस हमारी कमेटी ने आदेश दिया था कि पूरा का पूरा ब्यौरा हमें बताओ कि नगर पालिका ने कितना खर्च कहाँ पे किया है, पब्लिक हेल्थ ने कहाँ पे किया है और क्या कारण रहे कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी आज तक चिल्ली के पानी का आपके पास रास्ता नहीं है। लेकिन ले दे के वही डाक के 3 पात आज तक हमें उत्तर नहीं मिला और मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे सड़क पे उठाने की बात हो, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पे और राजनेताओं पे जरूर नकल कसेंगे और चिल्ली झील के पाई का हिसाब लेंगे। ठीक है। बीजेपी से एक आपके मित्र हैं, जिला अध्यक्ष हैं प्रवीण जोड़ा जी, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जरा सुना दीजिए। बलवान सिंह जी अपने निजी व्यापार में लगे हुए हैं और हम सब जानते हैं कि उनका व्यापार क्या है। जो क्षेत्र की मूल समस्या है, नशे की समस्या, जिससे निपटने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, क्षेत्र के समाजसेवी लोग लगे हुए हैं, उसी समस्या को बढ़ावा देने का व्यापार उनका है। वो अपने व्यापार में लिप्त है बजाय क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के। मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि वो ये बताए कि उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं का मांग विधानसभा में कब उठाई। यह तो हरियाणा का सौभाग्य है कि हरियाणा का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बिना किसी भेदभाव के सबके समान विकास, समभाव का भाव रखते हुए
पूरे हरियाणा प्रदेश में समान रूप से विकास करवा रहे हैं, जिसी कड़ी के तहत फतेहाबाद में भी विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताए कि हमारे फतेहाबाद के विधायक ने विधानसभा में फतेहाबाद की जनता के लिए कौन सी मांग उठाई थी? तो 2-3 सवाल हैं और प्रवीण जोड़ा जी ने एक बड़ा गंभीर आरोप आप पे लगा दिया। मैं नशे पे बात करता, अब वो ये कह रहे हैं कि आपके का व्यापार है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने सीधा सीधा आप पे ये आरोप लगा दिया कि इस व्यापार से आप जुड़े हुए, और ये मसला बहुत गंभीर है और इसको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ। प्रवीण जोड़ा जी राजनीतिक तौर पे परिपक्व नहीं है। इनके लिए अगर मैं ज़्यादा करूँ तो ये सिर्फ टीआरपी लेने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका उत्तर मैं किसी शायर के एक शेर के माध्यम से देना चाहूँगा। कौन राह से बबूल तोड़ता है, रोज़ कोई न कोई असूल तोड़ता है। वो सिखा रहा है हमें फूल की हिफाजत करना, जो खुद चोरी छिपे हर रोज डाल से फूल तोड़ता है। प्रवीण जोड़ा जी पे जो आपने चिल्ली झील का अभी जो जिक्र किया था, और मैं आपको बार बार कह रहा था कि करोड़ों रुपए लगा के भी चिल्ली झील के पानी की निकासी का रास्ता नहीं है। उस रास्ते के ऊपर अतिक्रमण करने में इन लोगों का भी हाथ है। गाए बगाए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने चिल्ली झील की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। सबसे पहले अगर वो पाक साफ है तो उनको अपने घर की पैमाइश करानी चाहिए और फतेहाबाद की जनता को बताना चाहिए कि यहाँ तक मेरा घर है, मेरा कोई अतिक्रमण नहीं है। अगर ये मेरी स्टेटमेंट के बाद में वो चुप्पी साधते हैं तो हम ये सोचेंगे कि उन्होंने भी उस रास्ते पे अतिक्रमण कर रखा है और उसकी वजह से आज हमारे जवाहर चौक का पानी निकलने में मुश्किल है। सबसे बड़ी बाधा चिल्ली झील के विकास में यही लोग हैं। ठीक है, वो एक और मसला उठा रहे हैं कि आप उस तरीके से बहुत बुलंदी के साथ विधानसभा में इलाके की आवाज़ नहीं उठाते हैं, और जो यहाँ हो रहा है वो सब बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री के सहभागिता या उनकी वजह से हो रहा है। 2 साल का विधानसभा का कार्यकाल वो जो ऑन रिकॉर्ड होता है, ये मेरे कहने की बात नहीं है। कोई भी साथी विधानसभा का रिकॉर्ड देख लेता है। जितने दिन भी विधानसभा चली, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पे मैंने किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, दुकानदार की आवाज़ ना उठाने का काम किया हो। जब मुझे मौका मिलता है तो मैं हर उस कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाने का काम करता हूँ, ताकि उस पटल पे बोलने से उस कमेरे वर्ग को कहीं ना कहीं राहत मिल जाए। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि बीच में मैं टांग जरूर फंसा लेता हूँ, मैं गाहे बगाए समय ले लेता हूँ। और मेरे हल्के की आवाज़, चाहे वो बीटी कॉटन की बात हो, चाहे वो सेम की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज जाने की बात हो, चाहे कोई दूसरी मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो, ये सभी बातें मैंने विधानसभा के पटल पे रखने का काम किया है। और अगर इजाज़त देंगे तो मैं मेरा फ़ोन साथ लेके आया, इसके अंदर मेरे पास वीडियो है, वो भी मैं आपको चला के दिखा सकता हूँ। ठीक है, नशे को लेकर करके मैं जब भी इस इलाके में जाता हूँ तो बहुत गंभीरता के साथ मैं कई सवाल करता हूँ। हम पंजाब की बात करते हैं, उड़ता पंजाब। आप हरियाणा में डबवाली से इंटर कीजिए, कालावाली, रतिया, अब तो फतेहाबाद, टोहाना, नशे के गिरफ्त में इस तरीके से ये पूरा इलाका फंस गया है कि आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और ऐसा ना हो कि हम पंजाब से ज़्यादा उड़ने लगें, उड़ता पंजाब से डबल उड़ता हरियाणा हो जाए। क्या आप जो नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, क्या कभी गंभीरता से इस विषय पर आप लोगों ने कोई जन आंदोलन खड़ा किया, कोई ऐसी ठोस कार्रवाई कि सप्लायर का नेटवर्क चेन टूट जाए? ये बीजेपी के महानुभाव हैं, वो आपके ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि इस व्यापार और धंधे से आप जुड़े हुए हैं। आपने 2 प्रश्न पूछे, एक तो मैं जुड़ा हुआ हूँ और एक इस पे नक्शा इसका कैसे तोड़ा जाए। अगर मैं इस धंधे से जुड़ा हुआ हूँ और 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
तो ये तो सरासर इस सरकार का फेल्योर है, लानत है इस सरकार को, इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जहाँ तक इसका नक्शा तोड़ने की बात है, विधानसभा के पटल पे मैंने माननीय मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था कि आज चिट्टे और स्मैक और ये क्रिकेट बुक्की ये एक दूसरे के पूरक है। पहले हमारे बच्चे क्रिकेट बुक्की में लूटते पीटते हैं, उसके बाद वो नशे की तरफ अग्रसित होते हैं। इन दोनों का नक्शा तोड़ना हमारा ये धर्म भी बनता है, हमारा ये कर्म भी बनता है। उसके लिए हमें सबसे पहले पुलिस तंत्र को दुरुस्त करना पड़ेगा। मैंने उनको कहा था कि आप सिपाही से लेके एसपी तक, जिस तरह से मिलिट्री के अंदर एक पैटर्न है, चाहे सिपाही हो चाहे जनरल हो, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में उसको नौकरी करनी पड़ती है, हर जगह वो जाता है। इसी तरह पे सिपाही से लेके एसपी तक आप ऐसा प्रावधान करें कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उसकी हर जगह उसकी ड्यूटी लगे। और कोई भी एसपी डीसी साल 1.5 साल से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहना चाहिए। कोई भी एसएचओ चौकी पे और थाने के अंदर 1 साल से ऊपर नहीं रहना चाहिए। जब जब भी ये लोग ज़्यादा समय रहते हैं, बैड एलिमेंट से, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से इनके संबंध हो जाते हैं और उसके बाद में कानून व्यवस्था तार तार होती है। इसलिए मैंने कहा था कि पुलिस तंत्र को आप मजबूत करिए और इनका नक्शा तोड़िए। लेकिन सरकार की मंशा है कि छोटे छोटे लोगों को 5-7-10 ग्राम अफीम वालों को तो पकड़ते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके ऊपर ये हाथ नहीं डालते, क्योंकि वो वही लोग सरकार के नज़रे मंजूर लोग होते हैं। और आपने देखा कि गुजरात की पोर्ट के ऊपर जो अडानी जी का है, कितने टनों के अंदर वहाँ पे स्मैक पकड़ी गई थी। आज तक उसका ना कहीं मीडिया में जिक्र है, ना कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। अगर वहीं से ये नक्शा तोड़ देते तो वो आज अब तक आ नहीं सकता था। और हमारे बच्चे जो 17 से 25 साल के बच्चे जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनका जीवन, उस परिवार का रहन बसेरा वो बच सकता था। तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि अगर नशे का जो ये धंधा हो रहा है उसमें पुलिस का नेक्सस है, पुलिस बढ़ावा दे रही है। अगर पुलिस चाहे तो 3 महीने के अंदर अंदर हरियाणा को नशा मुक्त कर सकती है, लेकिन सरकार का तंत्र कमज़ोर है, इसलिए ये लोग नशे पे पूरी तरह नकेल नहीं डाल सकते। नहीं तो हरियाणा पुलिस इतनी सक्षम है, अगर इनको हाँकने वाला कोई अच्छा हो तो हरियाणा पुलिस तो अपराधों को भी, नशेड़ियों को भी, और ये क्रिकेट बुक्की वाले भी है, या तो इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी और या ये हरियाणा छोड़ के चले जाएंगे। चलिए, मैं एक एक करके अब फतेहाबाद के मसले पर ही आ रहा हूँ। सुनैना चौटाला जी हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, आईएनएलडी की नेत्री हैं, सुनवा दीजिए। मैं तो चुनाव से पहले भी आई थी, क्योंकि मैंने स्वयं चुनाव लड़ा। तब से लेके आज तक जो स्थिति है, जो कि त्यों पड़ी है, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है कहीं भी, गांव में किसी भी जगह। खास करके अगर आप भट्टू क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ही हमारे हल्के की ये है कि सेम में जो गांव है उनके लिए कोई भी एक कदम नहीं उठाया गया है। और मैं तो ये कहूँगी कि पूर्ण रूप से जो है फेल है हमारे यहाँ के विधायक। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि भी राइट टू रिकॉल का अगर नियम लागू हो जाए, अगर गवर्नमेंट कर दे भारतीय जनता पार्टी, तो क्या ये दोबारा एमएलए बन जाएंगे? क्योंकि आज 1.5 करोड़ रुपए जो है नगर निगम में आया हुआ है। हमारी शैलजा जी भी मीटिंग में कह के गई है कि मैंने गेट के लिए करोड़ों रुपए दे रखा है। तो या तो हमारे विधायक ने उसको गबन कर लिया, या फिर उनकी मंशा नहीं है फतेहाबाद के लोगों के लिए कोई काम करने की। जो बात मैं भट्टू की सेम की कर रही थी, वहाँ पे भी चौटाला साहब के राज्यकाल में जो सेम नाला स्टार्ट हुआ था, जहाँ वो स्टॉप हुआ वहाँ वहीं का वहीं है, और उससे आगे कोई आगे किसी ने भी नहीं बनवाया उसको। ना कांग्रेस की एक सरकार रह चुकी और बीजेपी की रह चुकी है 12 साल। तो ये सेम इस इलाके में बड़ी समस्या है, और मैं कई बार ये कहता हूँ कि सरकारें कई मसलों को उस तरीके से गंभीरता से नहीं लेती। आधा हरियाणा आहिस्ता आहिस्ता सेम ग्रसित हो रहा है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि इतने लाख एकड़ भूमि को सेम से प्रभावित जो थी उनको दुरुस्त कर दिया गया। आधे हरियाणा में वाटर लेवल पता नहीं कहाँ चला गया है, खोदते रहिए पानी नहीं मिलेगा। और भट्टू कला में दिन पे दिन जब मैं आज आ रहा था
तो कई गांव में मैं रुक कर के बात कर रहा था इस कार्यक्रम में आने के पहले, और लोगों ने कहा कि भाई साहब हमारे विधायक जी से ये जरूर कहिएगा कि जो सेम की समस्या है हर साल 5 से 10% बढ़ता चला जा रहा है। आप ज़मीन में नमी 24 घंटे मतलब 12 महीने, आप धान लगा दीजिए वो भी ढंग से पैदा नहीं, दूसरे पैदावार की तो आप बात ही मत कीजिए। हालात किसानों की इतनी बदतर होते जा रही है कुछ इलाकों में कि आने वाले समय में यहाँ किसान माइग्रेट कर जाए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और मेरे हिसाब से कोई साथी आपको ये कहता हुआ नहीं मिला भी मैंने सेम की आवाज़ नहीं उठाई है। सबसे पहले अगर सेम की आवाज़ उठाई थी तो मैंने इस विधानसभा पटल पे और सड़कों पे आवाज़ उठाने का काम किया था, क्योंकि मैं किसानी से संबंध रखता हूँ और मेरे को पता है कि सेम की समस्या कितनी बुरी समस्या है। आप खेती तो छोड़िए, आदमी को पशुधन के भी लाले पड़ जाते हैं। जो ये रंगोई खरीफ चैनल निकाला है हांसी से ओट्टू वियर तक, ये चौधरी बंसीलाल की स्कीम थी। स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जब भी जल भराव होता है तो उसे निकालने के लिए हमें कोई बर्तन चाहिए, और वो बर्तन हमारे पास ओट्टू वियर पे घग्गर नदी है, जो पानी आगे गंगानगर होता हुआ पाकिस्तान तक जाता है। लेकिन ये हमारे लिए अभिशाप बन चुकी है, ये भट्टू ब्लॉक के लिए और नाथुश्री चोपटा ब्लॉक के इन दोनों के 55 गाँव के लिए ये आज अभिशाप बन चुकी है। मैंने मुख्यमंत्री जी निवेदन किया था कि आप इसको हांसी से लेके ओट्टू वियर तक इसको आप आरसीसी की बना दीजिए, ताकि जो 70% हरियाणा का पानी इससे होकर गुजरता है उसमें कोई दिक्कत ना आए और यहाँ के लोग सेम से मुक्त हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जब ले दे के कुछ करोड़ रुपए रिलीज़ किया है, वो कह रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ गाँव आते हैं उनके तटबंध मजबूत करेंगे। तो मैंने कहा था कि तटबंध मजबूत करने के साथ साथ आप उसका बेड भी पक्का करिए, क्योंकि अगर बेड पक्का नहीं करोगे तो सेम की समस्या जो कि त्यों रहेगी। तो सेम के मामले में ये पूरा गांव सुन रहा है, पूरा आपके माध्यम से पूरा हरियाणा सुन रहा है, और विधानसभा में जब जब भी मुझे मौका मिलता है सेम के प्रति मैं बहुत चिंतित हूँ। और खाबड़ा कला गांव तो वैसे भी सेम से ग्रसित गांव है, और इस गांव के भी बच्चे जानते हैं कि इस गांव को सेम मुक्त करने के लिए मैंने कितने एफर्ट्स किए हैं। और दूसरा, हमारे प्रतिद्वंदी सुनैना जी कह रही थी एक तो नगर पालिका की आवाज़ उठाई, एक और उठाई थी। मैं आपको कहना चाहूँगा ये तो इलेक्शन लड़ने नहीं आए थे, इनकी एक ऑडियो वायरल हुई थी चुनाव में, भाई ये नाता तो मैं तो आवा ही को नहीं यार, मैं तो इन नारायण आया नहीं तो पाक जरूर है। ये तो सिर्फ वोट काटू थे, और ये लोग स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी थे, ये जीतने के लिए नहीं आए थे। ये चाह रहे थे ये इनके प्रकरण फतेहाबाद से बीजेपी जीत जाए, लेकिन फतेहाबाद की जागरूक जनता ने उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। और एक तीसरा सवाल वो कह रही है सुनैना जी की 1.5 करोड़ रुपया आ गया नगर परिषद के खाते में, विधायक खुर्द बुर्द कर गया होगा। अब सामान्य ज्ञान का व्यक्ति समझ सकता है कि खाते के अंदर 1.5 करोड़ हो, विधायक कैसे खुर्द बुर्द कर सकता है, लेकिन 1.5 करोड़ नहीं है। आज नगर परिषद के खाते में पिछले 2 साल से 80 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी फतेहाबाद की इतनी गंदी हालत है कि आप सोच नहीं सकते। ना वहाँ पे एक्शन है, ना जेई है, ना एसडीओ है। और हमारे 26 के 26 पार्षदों ने धरने भी लगाए कि हमारे 264 एजेंडे हैं उनको आप पास करके हमारे वार्ड में काम करिए। ले दे के आश्वासन दे के उनको उठा देते हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे जो हमारे एक एक्शन है उसके पास 6 जगह का चार्ज है। अब जिस आदमी के पास 6 जगह का चार्ज हो तो वो व्यक्ति किस जगह जाके क्या क्या काम कर सकता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। आज फतेहाबाद की नगर परिषद को हरियाणा सरकार ने मच्छी मार्केट बना दिया है। अगर मैं थोड़े शब्दों में ये कहूँ कि फतेहाबाद की नगर परिषद हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर शुदा भ्रष्टाचार का अड्डा है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बात जो प्रॉपर्टी आईडी बनवाने जाते हैं, जो फैमिली आईडी बनवाने जाते हैं, आप उनसे पूछिए, वो तोतों की तरह बोल बोल के आपको एक एक बात बताएंगे। ठीक है, आपने चुनाव के पहले, हालांकि अभी आप मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा था कि चुनाव जिता दो, मेडिकल कॉलेज वापस फतेहाबाद ला दूंगा। आ जाएगा या? मैं आशावादी हूँ
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेडिकल कॉलेज तो फतेहाबाद में आएगा ही आएगा, क्योंकि मतलब जो रसूलपुर में अगले इन्होंने घोषणा चुनाव कर के रखी पहले है, आ जाएगा या जो रसूलपुर में इन्होंने घोषणा कर रखी है, वहाँ की फिजिबिलिटी बनती नहीं, वहाँ पे किसी भी सूरत में मेडिकल कॉलेज बन नहीं सकता। और हमारा ये 200 बेडेड का हॉस्पिटल जब पूरा हो जाएगा तो सरकार को मजबूरन इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा देना पड़ेगा। मतलब तब तो सारे और मतलब जो 200 बेड का है सबको आप मेडिकल कॉलेज कर दीजिए। उधर टोहाना में 2 रणबांकुरे हैं, एक बराला जी, उनके साथ जुड़ गए आजकल बबली जी, तो वो भी जोर लगा देंगे कि वहाँ से यहाँ ना आए। सरकार की घोषणा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक एक मेडिकल कॉलेज देंगे। अगर वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेडिकल कॉलेज देते हैं तो सरकार का आधा खर्चा लगेगा, क्योंकि 200 बेडेड हॉस्पिटल पहले अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है, तो बहुत आसानी से इसको मेडिकल कॉलेज का आएगा दर्जा दिया नहीं जा आएगा, वो सकता तो है। आपका तर्क अगर समझ ये गया लोग मैं, आएगा कि नहीं आएगा। ये लोग दुर्भावना से ग्रसित होके इसको लेट कर सकते हैं, लेकिन आएगा ज़रूर, चलिए, मतलब अगले चुनाव तक आ जाएगा आ जाएगा या 2047 तक इंतजार करना 29 होगा? तक ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कांग्रेस के एमएलओ को आजकल एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी मेरी नहीं है, वो विधानसभा की कहानी है। आपके आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहानी सुनाई थी। सुनी है वो कहानी आपने कि दोबारा सुनाऊं? जंगल में एक बार पंचायत ऐसे ही चौपाल लगी, तो सभी जानवरों ने कहा कि ये तो बहुत बेईमानी है कि हर बार शेर को ही राजा बना देते हैं, तो इस बार हम में से कोई एक बनेगा। फिर आम सहमति बनी और एक भाई साहब को राजा बना दिया गया। दुर्भाग्यवश 2-3 दिन के अंदर जंगल में आग लग गई। कहानी तो सुनी होगी आपने, हुड्डा साहब ने सुनाई है ये कहानी, मैं तो सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूँ। 2-3 दिन के अंदर आग लग गई। अब सारी जनता जो जंगल की प्रजा परेशान। राजा साहब एक दिन आग नहीं बुझी, दूसरे दिन आग नहीं बुझी, तीसरे दिन फिर मीटिंग बुलाई गई। कहा राजा साहब एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरे दिन भी आग नहीं बुझी। राजा साहब ने एक बंदर को राजा बनाया था। कहा कि देखो आग बुझी कि नहीं बुझी ये मुझसे मत पूछो, मेरे उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ। आपके ही ये उन्होंने विधानसभा आपके हाँ, ही समझ गया नेता बात। ने विधानसभा में ये कहानी सुनाई थी। तो हमने ये कहा, अब मेरा सवाल बहुत गंभीरता से, या तो एक वोटर जब चुनाव होता है तो वो किसी पंडित जी और ज्योतिषी के यहाँ जाए कि भाई चंडीगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, पहले पता कर ले, अंक गणित ज्योतिष विद्या, और फिर उसी को जिता दे जिस पार्टी की सरकार वहाँ बन रही है। अब ये जितने लोग बैठे हैं उन्होंने आपको चुना, अब सरकार दूसरी हो गई, अब आपकी बात सरकार ना सुने तो 5 साल तो ये बेचारे परेशान रहेंगे, आपकी उछल कूद में कमी हो ना हो, लेकिन फतेहाबाद में तो आग लगी रहेगी। ये मेरे फतेहाबाद की जनता जनार्दन अच्छी तरह से जानती है कि मेरी उछल कूद में ना पहले कमी थी ना आगे कमी रहेगी। आग भी तो अगर बुझनी कोई कमी चाहिए। रहती तो दूसरी बार ये मुझे चुन के विधानसभा पटल पे नहीं भेजते। जब मेरा पहला कार्यकाल था तो फतेहाबाद विधानसभा में लाइट की बड़ी भारी समस्या थी। उस लाइट को मैंने मेरे कार्यकाल में 1823 डाणियों में लाइट देने का काम किया था। आज सिर्फ 5-7% लाइटों की दिक्कत है, लाइट की हमारे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद मैंने 23 गांव में व्यायामशाला बनवाने का काम किया था और 35 गांव में शमशान भूमि के अंदर शेड बनवाने का काम किया था। ढांड गांव में मैंने एक परचेज सेंटर बनवाने का काम किया था। ढांड में एक बिजली घर बनवाने का काम किया था और भुन्ना के अंदर एक कॉलेज बनवाने का काम किया था। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो षड्यंत्रकारी ताकतें हमारे मेडिकल कॉलेज को अब रसूलपुर लेके गई है, वही षड्यंत्रकारी ताकतें भुन्ना कॉलेज को लहरी गांव में ले जाना चाह रही थी। जब मैंने मुख्यमंत्री को बैठ के समझाने का प्रयास किया कि आप भुन्ना में बनाएं, बस स्टैंड के सामने ज़मीन है सरकारी, वहाँ पे बनाएं, हमारी बच्चियाँ घर से बस में आएंगी, बस स्टैंड पे उतरेंगी, कॉलेज में जाएंगी, तो मुख्यमंत्री को समझ आ गया और षड्यंत्रकारी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वो टोहाना हल्के के लहरी गांव के बजाय भुन्ना में बनने का काम किया।
उसके बाद में हमारे फतेहाबाद के अंदर 102 एकड़ भूमि नई अनाज मंडी के लिए एक्वायर कर रखी थी। सिंगल आदमी का ऑब्जेक्शन नहीं था। पुरानी अनाज मंडी में कंजस्टेड एरिया हो गया था, तो मैंने विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री से मिलकर आवाज़ उठाई। आज वो नई अनाज मंडी अच्छी तरीके से चल रही है। इसी तरह से फतेहाबाद के सेक्टर 3 में नया बिजली घर बनाने का काम किया, बड़गाम में नया बिजली घर बनाने का काम किया, और डी प्लान के तहत हमारे किसान भाइयों के बहुत से खाड़े बनाने का काम किया। और फतेहाबाद की जो पुलिस लाइन है आज हरियाणा की सबसे बड़ी पुलिस लाइन है, लेकिन सबसे बड़ी भारी समस्या वहाँ पे पीने के पानी की नहीं थी। जब मैं एक विधायक के तौर पे पुलिस लाइन में गया तो वहाँ की लेडीज़ ने मेरे सामने आवाज़ उठाया था। मैं सीधा ब्रिगेड हेड से पुलिस लाइन के अंदर उनको पीने का साफ पानी देने का काम किया। और इसी तरह से गांव पीली मंदोरी के अंदर एक 33 kV बिजली घर का अब टेंडर हो चुका है, कुछ दिन में वो काम शुरू हो जाएगा। खारा खेड़ी और ठुइया गांव में नया वाटर बक्स बनाने का काम किया। इसी तरह से इस बार भी MP लैंड से 65 लाख की हमने बिजली देने का काम किया है ढाड़ियों में। और जो आगे अब चाहे खेत खलियान की बात हो, चाहे कोई दूसरी स्कीम हो, हर उससे ज़रूरतमंद आदमी की हम उस समस्या का निदान करने का काम करेंगे। इस बात को मेरे हल्के की जनता जनार्दन अच्छी तरह से जानता है कि इसकी उछल कूद में बहुत दम है। ठीक है, मतलब उछल कूद भी जरूरी है और आग बुझनी भी चाहिए। हरदीप सिंह है, समाज सेवी है, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं फतेहाबाद शहर में रहता हूँ, तो मेरा सवाल फतेहाबाद के विधायक से ये है कि भी जब भी कभी इलेक्शन आता है कि वो ज़्यादातर गांव में एक बेल्ट को ही प्रेफर करते हैं और वोट तो फतेहाबाद शहर से लेना चाहते हैं, लेकिन जब सामाजिक काम मुद्दे होते हैं, चाहे वो फतेहाबाद में नशे के बारे में हो या फिर चिल्ली के बारे में हो या फिर पानी निकासी की बात हो, तो फतेहाबाद में उनकी भागीदारी ना के बराबर रहती है। कहीं किसी के हम देखते हैं कि सामाजिक मुद्दों में जब हम देखते हैं कि बाकी सभी नेता दिखाई देते हैं, बलवान जी नहीं दिखाई देते, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ये मानना रहता है कि भी अगर गांव से राजनीति चलती है और शहर के वोट तो शहर के हिसाब से चलते हैं। तो ये मेरा सवाल ये है कि भी आप शहर में भागीदारी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं करते? शहर के लोग भी आपको वोट देते हैं, तो शहर के लोगों की अनदेखी क्यों? ये भेदभाव करते हैं कि जिस इलाके ने जिता दिया वहाँ ज़्यादा ध्यान दो और शहर के इलाके में थोड़ा कम। ये मेरे शहर की जनता भली भांति जानती है कि शहर के किन किन मुद्दों पे मैं किस किस सत्र पे उठाने का काम करता हूँ। ये बड़ा जहरीला बयान है। ये लोग समाज को तोड़ने वाली बात करते हैं, शहरी और ग्रामीण को लड़ाने की बात करते हैं। इसलिए मैं इस साथी को ज़्यादा TRP ना देते हुए इस क्वेश्चन को पास करने का निवेदन करूँगा। ठीक है, ये आपका अधिकार है। बरसात के दिनों में पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है और हमारे विधायक जी से ये ज़रूर पूछिएगा कि हल्की सी बारिश में हमारा शहर यानी फतेहाबाद तालाब में तब्दील हो जाता है। हम लोगों ने बहुत उम्मीद से दौलतपुरिया जी को, कांग्रेस को वोट देकर के जिताया है। विधायक जी से पूछिएगा क्या बरसात के वक्त में जो बरसाती पानी में हम डूब जाते हैं क्या इससे हमें निजात मिल पाएगी? उनको ये भी बताइएगा और उनको ये पता भी होगा कि 1-2 मौतें भी हो चुकी हैं इसकी वजह से। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप सही कह रहे हैं। 1-2 मौत बरसात के पानी से हो चुकी है। जब मैं 2014 से 19 था तो मैंने पब्लिक हेल्थ से मिलकर फतेहाबाद पूरे शहर का एक मास्टर प्लान बनाया था कि इसकी पानी की निकासी कैसे सुनिश्चित हो, और वो योजना हमारी कागजों में लटकती रही। और उसके बाद में जब 19 से 24 का जो टेन्योर था उस समय उस जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो उस टाइम जल भराव होता था और उसी समय वो एक मौत भी हुई थी, बड़ी दर्दनाक मौत थी। और जो ही मैं 2024 के अंदर मुझे जनता ने अपना मुख्य सेवक बनाने का काम किया, मैंने डस्टबिन से उस मेरी योजना को निकाला और 3 महीने के अंदर अंदर फतेहाबाद शहर के अंदर सभी वो रास्ते हमने पानी निकासी का सुनिश्चित प्रबंध किया था। आज मुझे आपको कहते हुए खुशी हो रही है कि बरसात होने के आप टाइम देख लें और उसके 3 घंटा के बाद का टाइम देख लें, 2.5-3 घंटे से पानी किसी भी क्षेत्र में आज जल भराव नहीं होता फतेहाबाद में।
ये सारी की सारी स्कीमें मेरी थी और मैंने दूसरी बार बनने के बाद में 3-4 महीने में सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके आज कहीं भी शहर के अंदर जल भराव की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, लंबी बातचीत आपसे हो गई। एक एमएलए जब चुना जाता है तो उसके दिमाग में एक कल्पना होती है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपने इलाके या हलके को इस रूप में देखना चाहते हैं। ये 5, 6, 7 रूटीन के काम, गलियां बनना, सड़कें बनना, ये तो रूटीन अफेयर है, ये बनते रहना चाहिए और ये तो निरंतर प्रक्रिया है। सड़कें टूटेंगी, बनेंगी, नालियाँ, ये सब होंगे। आपने फतेहाबाद को लेकर के कुछ जहन में कि ये 5 ऐसे काम करने हैं किसी भी कीमत पे जो फतेहाबाद, जो आपका हलका है, उसकी तस्वीर बदल दे। ठीक बात है आपकी। मैं भी कोई नाली खाड़ी बना दे, कोई सड़क बना दे, कोई गली बना दे, कोई पुलिया बना दे, वो ज़रूरतमंद है, वो सरकार का कर्म बनता है। कोई भी सरकार आए, हर सरकार में इस तरह के काम होते हैं, लेकिन हम उसको विकास नहीं कह सकते। विकास हम उसको कहते हैं या तो कोई नया माइनर निकले, या कोई नया कॉलेज खुले, या कोई नई यूनिवर्सिटी आए, या कोई मेडिकल कॉलेज आए, या कोई उद्योग आए, या कोई आईएमटी जैसी कोई संस्था यहाँ पे आए, तो उसको हम विकास कहते हैं। तो आईएमटी के बारे में भी सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हम आईएमटी भी प्रत्येक ज़िले में लगाएंगे। अब बीजेपी की कथनी और करनी को आप भली भांति जानते हैं, और मैंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमें 3500 किलो ज़मीन चाहिए आईएमटी के लिए, जो कि हमें मिल नहीं रही। तो मैंने विधानसभा में हाथ खड़ा करके कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के चिंदड़ गांव की पूरी 3500 एकड़ भूमि है, आप उनको 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में उनको कंपनसेशन दें और पूरे के पूरे लोग वो पलायन कर जाएंगे। आपकी आईएमटी वहाँ पे लग जाएगी, जो नेशनल हाईवे को जोड़ती है, बड़ी प्राइम लोकेशन है। लेकिन मुख्यमंत्री जी और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि ये किसी विपक्ष के विधायक ने मांग उठाई और हम उसको मंजूर करें। तो मैं भी चाहता हूँ कि जब जब कहीं ना कहीं अच्छे दिन आए या मेरी बात कहीं बनती हुई लगी तो आईएमटी भी फतेहाबाद के अंदर लाने का काम करेंगे। और मेडिकल कॉलेज का तो मैं आपसे 2029 तक वादा कर चुका हूँ कि मेडिकल कॉलेज तो आएगा। उसके बाद में उद्योग से संबंधित, जहाँ हम आज बैठे हैं यहाँ पे मूंगफली की उपज बहुत होती है, तो मूंगफली से संबंधित भी अगर यहाँ पे कारखाना लग जाए तो किसानों को भाव अच्छे मिलेंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा। और हमारे रतिया साइड में फतेह दूसरे जहाँ पे पैडी का एरिया है, वहाँ पे पैडी से संबंधित कोई हो उद्योग तो लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा, लोगों को अपना धान बेचने में परेशानी नहीं आएगी। तो मेरे जहन में बहुत सी योजनाएं हैं ताकि हमारा फतेहाबाद जिला, जो आज शिक्षा में निचले पायदान से शुरू होता है, उनको अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिले। और इस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का भी मैं एक अच्छी बिल्डिंग बनाने का कहीं ना कहीं सरकार से आग्रह करूँगा। और उसके साथ साथ जब मेरा पिछला कार्यकाल था तो बडोपड़ गांव में हम एक केंद्रीय विद्यालय लाने में हम कामयाब हुए थे। आज बडोपड़ में केंद्रीय विद्यालय चल रहा है, लेकिन वो प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है। ये सरकार की इस लापरवाही की वजह से, उदासीनता की वजह से मैंने उपायुक्त फतेहाबाद को भी कहा है, विधानसभा पटल पे भी कहा है, आप प्रपोजल बना के भेजें, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, एक आप भव्य बिल्डिंग बनाएं, भव्य हॉस्टल की बनाएं, हॉर्स राइडिंग की अलग बनाएं। केंद्रीय विद्यालय ऐसी चीज़ें कभी मिलती नहीं। ये फतेहाबाद का सौभाग्य है जो प्राइम लोकेशन पे, नेशनल हाईवे पे, गांव बडोपड़ में हमें केंद्रीय विद्यालय मिला है। अगर उसकी सरकार अच्छी तरह से बिल्डिंग बना दे तो वो भी हमारे ज़िले के अंदर विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।